हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 और हिंदी विषय में हमारा 11वां अध्याय है अपना देश। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इस पाठ को पढ़ा था, तो बच्चों आज हम इस अध्याय से संबंधित जो हमारा अभ्यास कार्य है उसे करेंगे। तो करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है उच्चारण के लिए शब्द जो कि इसी पाठ में आए हैं। बच्चों, ये इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द होते हैं जिनका हमें उच्चारण करना है। बच्चों, इनसे उच्चारण करने से हम इन शब्दों को पढ़ना सीख जाएंगे। तो करिए बच्चों मेरे साथ इनका उच्चारण। पहला है मैदानों, दूसरा है मंदिर, तीसरा है मस्जिद, चौथा है गिरजे, पांचवा है रीति और छठवा है प्रेम। अब करते हैं बच्चों प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, हमारे देश को किसकी खान बताया गया है। बच्चों, इस कविता में कवि ने हमारे देश को बताया गया है खान। तो बच्चों, हमारे देश को कवि ने किसकी खान बताया गया है? तो इसका उत्तर है, हमारे देश को दुनिया के सारे सुखों की खान बताया गया है। बच्चों, कवि ने हमारे देश को दुनिया के सभी सुखों की खान बताया गया है कि हमारे देश में सभी तरह के सुख मिलते हैं, जिससे कि हमारा जो भारत देश है वो सभी सुखों की खान है। प्रश्न नंबर 2 है, सब लोगों की आन कैसी बताई गई है। बच्चों, इस कविता में कवि ने सभी लोगों की आन कैसी बताई गई है? तो इसका उत्तर है, सब लोगों की आन समान बताई गई है। बच्चों, इस कविता में कवि ने बोला है कि सबकी आन समान है, यानी सभी लोगों की जो आन है वो कैसी है? समान है। प्रश्न नंबर 3 है, हमारा देश मरुस्थल में भी कैसा लगता है। बच्चों, जो हमारा देश है वो मरुस्थल यानी रेगिस्तान में भी कैसा लगता है? तो इसका उत्तर है, हमारा देश मरुस्थल में भी मंगल जैसा लगता है, अर्थात सभी सुखों वाला लगता है। बच्चों, जो हमारा देश में जो मरुस्थल है वहाँ पर बच्चों पानी भी नहीं मिलता है, लेकिन मरुस्थल होते हुए भी जो हमारा देश है वो कैसा है? मंगल जैसा है, यानी यहाँ पर सभी सुख मिल जाते हैं और यहाँ सभी सुखों की खान है। अब करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 1। यहाँ लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बच्चों, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं जो कि कविता की ही पंक्तियां हैं। तो बच्चों, अगर हम उस कविता को याद कर लेंगे तो हम इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले करते हैं बाग बगीचों वाला। तो बच्चों, कविता में जो पंक्ति आई है बाग बगीचों, तो उसमें क्या आएगा? बाग बगीचों जंगल वाला। दूसरा है सीधे साधे और यहाँ लिखा हुआ है वाला, तो इसमें हम लिखेंगे गाँव, सीधे साधे गाँव वाला। स है हिलमिल आगे और यहाँ लिखा हुआ है वाला, तो यहाँ हम लिखेंगे बढ़ने, हिलमिल आगे बढ़ने वाला। और द है पाठ पढ़ने वाला, पाठ हमेशा पढ़ने वाला। तो देखिए बच्चों, कविता को याद करके हम इन पंक्तियों को पूरा कर सकते हैं। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, सही क्रम में पुनः लिखे। बच्चों, यहाँ पर कविता की कुछ पंक्तियां हैं जो कि अपने क्रम में नहीं लिखी हुई है। तो बच्चों, इन पंक्तियों को हमें पढ़ना है और इनको सही क्रम में लिखना है, यानी कौन सी पंक्ति पहले आएगी उसको हम लिखेंगे पहले और जो पंक्ति बाद में आएगी उसको हम लिखेंगे बाद में। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर कौन कौन सी पंक्तियां लिखी हुई है। गढ़ कोटो कंगूरों वाला, मंदिर मस्जिद गिरजों वाला, लंबे चौड़े शहरों वाला, सीधे साधे गाँवों वाला। तो बच्चों, ये पंक्तियां उल्टी सीधी लिखी हुई है, तो हम इसको क्रम से पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले आएगा मंदिर मस्जिद गिरजों वाला, गढ़गोटो कंगूरों वाला, सीधे साधे गाँवों वाला और लंबे चौड़े शहरों वाला। तो बच्चों, इन पंक्तियों को हम सही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहली पंक्ति कौन सी है? मंदिर मस्जिद गिरजों वाला, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मंदिर मस्जिद गिरजों वाला। अब बच्चा दूसरे नंबर पे कौन सी पंक्ति आएगी? ये गढ़ कोटो कंगूरों वाला, तो हम यहाँ लिखेंगे गढ़ कोटो
कंगूरों वाला। और तीसरे नंबर पे आएगी बच्चों ये सीधे सादे गांव वाला। तो यहां हम लिखेंगे सीधे सादे गांवों वाला। और सबसे अंतिम पंक्ति कौन सी है? लंबे चौड़े शहरों वाला। चौड़े शहरों वाला। तो बच्चों इस तरह से हम इन पंक्तियों को सीधा कर दिए हैं। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है, हमारे देश को सभी सुखों की खान क्यों बताया गया है? बच्चों कवि ने हमारे देश को सभी सुखों की खान बताया है, तो बच्चों कवि ने इसे इस तरह से क्यों बताया है? तो इसका उत्तर है, हमारे देश को सभी सुखों की खान इसलिए बताया गया है क्योंकि हमारे देश में पर्वत, मैदान, बाग, जंगल जैसी संपदा है। यह देश मरुस्थल में भी मंगल करने वाला है। बच्चों कवि ने हमारे देश को सभी सुखों की खान बताया है क्योंकि बच्चों जो हमारा देश है भारत, उसमें क्या क्या है? उसमें है बच्चों पर्वत, मैदान और बाग, जंगल जैसी सभी तरह की संपदा है, यानी प्राकृतिक संपदा सभी तरह की यहाँ पर मिलती है। और बच्चों जो मरुस्थल है वहां पर भी ये मंगल वाला है। इसलिए बच्चों हमारे देश भारत को कवि ने सभी सुखों की खान बताया है। अब अगला प्रश्न है, हमारे देश की धरती कैसी है? बच्चों जो हमारा देश है भारत, उसकी जो धरती है यानी उसकी जो भूमि है वो कैसी है? तो इसका उत्तर है, हमारे देश की धरती रत्नों की खान है। मतलब हमारे देश की धरती में रत्न ही रत्न भरे पड़े हैं, इससे कि हमारा देश रत्नों की खान कहलाता है। अब प्रश्न नंबर 5 है, भारत की पहचान किसे बताया गया है? तो इसका उत्तर है बच्चों, भारत की पहचान श्रम, साहस, बलिदान और प्रेम को बताया गया है। क्योंकि बच्चों जो भारत के अंदर रहने वाले लोग हैं वो सभी क्या है? श्रम करते हैं और सभी में साहस है। और बच्चों उनमें बलिदान की भावना और प्रेम की भावना भी है, यानी जरूरत पड़ने पर वो अपना बलिदान भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और सभी लोग आपस में प्रेम से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। तो बच्चों ये हमारे देश की पहचान है। अब बच्चों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, हमारे देश की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो बच्चों इस कविता में कवि ने हमारे देश की देखिए कौन कौन सी विशेषता बताई है। तो इसका उत्तर है, हमारा देश विभिन्नता में एकता वाला देश है। यहाँ अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, सभी लोगों के पहनावे और धर्म भी अलग अलग है। बच्चों हमारा जो देश है भारत वो विभिन्नता में भी एकता वाला देश है, यानी यहाँ पर सभी लोगों की बोलियां अलग है, भाषा अलग है और सभी के पहनावे भी अलग है, लेकिन बच्चों फिर भी यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर एकता के साथ रहते हैं। तो बच्चों हमारे देश की पहचान है विभिन्नता में एकता। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, भारत देश को महान क्यों बताया गया है? बच्चों इस कविता में कवि ने बोला है कि भारत देश महान है। तो बच्चों कवि ने भारत देश को महान क्यों बताया है? तो इसका उत्तर है, भारत देश को महान इसलिए कहा गया है क्योंकि यह देश सदैव दूसरों को प्रेम का पाठ पढ़ाता है। यहाँ हर आने वाले का स्वागत किया जाता है, यहाँ सारे सुख है। इस देश की आन बान शान इसकी पहचान है। तो बच्चों जो हमारा देश है भारत, उसको कवि ने महान कहा है। और वह महान क्यों कहा है? क्योंकि बच्चों हमारे देश में क्या करते हैं? प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता है, यानी सभी लोगों को मिलजुल कर रहना सिखाया जाता है। और बच्चों यहाँ पर सभी आने वाले का स्वागत किया जाता है, यानी कोई भी हमारे देश में आता है तो हम उसका स्वागत बड़े ही सम्मान के साथ करते हैं। और बच्चों यहाँ पर सारे सुख है, यानी यहाँ पर जो पर्वत है, मैदान है और जंगल है, वो सभी प्राकृतिक सुख हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। और हमारे देश की आन और बान और शान इसकी पहचान है। तो बच्चों हमारे देश को इन सभी विशेषताओं के कारण महान कहा गया है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर है भाषा की बात। अब भाषा की बात में देखते हैं बच्चों हम आज क्या सीखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिख रखा है बोले और लिखे। बच्चों यहाँ पर देखिए कुछ शब्द है
और उन शब्दों को ध्यान से देखने पर आप देखेंगे कि कुछ में तो लगी हुई है बिंदु और किसी में लगी हुई है चंदा बिंदु। तो बच्चों जो बिंदु लगी हुई होती है उन्हें बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं बच्चों? अनुस्वार। और अनुस्वार को हम कैसे लगाते हैं? हम लगाते हैं बिंदु के रूप में। और बच्चों एक होता है अनुनासिक, और अनुनासिक को लगाते हैं हम चंदा बिंदु के रूप में। अब देखिए बच्चों इन दोनों में क्या अंतर है। बच्चों जो अनुस्वार होता है उसमें न को बिंदु के रूप में लगाया जाता है और बच्चों इसका उच्चारण हम नाक से करते हैं। और बच्चों जो अनुनासिक है उसमें लगाई जाती है चंदा बिंदु। तो बच्चों उसमें नाक से कम ध्वनि निकलती है और जो मुंह है उससे अधिक ध्वनि निकलती है। तो बच्चों जिस पर नाक से अधिक बोलने में आता है उसे बोलते हैं हम अनुस्वार। और बच्चों जिसमें नाक पर कम जोर दिया जाता है यानी नाक के द्वारा कम हवा निकलती है और मुंह के द्वारा ज़्यादा हवा निकलती है तो उसे बोलते हैं अनुनासिक, और इसे हम चंदा बिंदु के रूप में लगाते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पर जो शब्द है उनको बोलेंगे भी और लिखेंगे भी। अब देखिए बच्चों यहाँ लिखा हुआ है जंगल। इसमें बच्चों क्या लगा हुआ है? अनुस्वार लगा हुआ है, यानी न पे हमें ज़्यादा जोर देना है। तो क्या बोलेंगे हम? जंगल। अब देखिए दूसरा है चांद। इसमें न पे हमें कम जोर देना है और क्या बोलेंगे हम? चांद। ये है मंगल, क्योंकि इसमें म पे लगा हुआ है अनुस्वार तो न पे हमें ज्यादा जोर देना है यानी मंगल। अब ये है गांव, तो यहां पर हम लिखेंगे गांव। बच्चों इसमें चंदा बिंदु लगी हुई है यानी न पे कम जोर देना है। ये है मंजिल। इस पे क्या लगा हुआ है? अनुनासिक, इसलिए न पे हमें अधिक जोर देना है। ये है पाँव। पाँव में चंदा बिंदु लगी हुई है यानी न पे कम जोर देना है। ये है मंदिर और ये है छांव। छांव पे क्या लगा हुआ है? छांव पे लगा हुआ है अनुनासिक यानी न पे कम जोर देना है और अधिक ध्वनि हमें किससे निकालनी है? मुंह से निकालनी है। तो बच्चों ये होते हैं अनुस्वार और अनुनासिक। अब बच्चों अगला है नीचे लिखे पर्याय शब्द समूह का उचित शब्द से मिलान कीजिए। बच्चों यहाँ पर कुछ पर्याय शब्द समूह लिखे हुए हैं यानी समान अर्थ वाले यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनका बच्चों हमें उचित शब्द के साथ मिलान करना है। तो करते हैं बच्चों। यहाँ है पर्वत और पहाड़, तो बच्चों पर्वत और पहाड़ को ही दूसरा शब्द होता है गिरी। तो बच्चों गिरी है वो पर्वत और पहाड़ का समान शब्द है यानी समान अर्थ वाले ये शब्द है। इसको बोलते हैं बच्चों पर्यायवाची शब्द। दूसरा है वायु और पवन, तो बच्चों इसका एक और शब्द होता है हवा जो कि इसके समान ही अर्थ रखता है यानी वायु और पवन है वो हवा के पर्यायवाची शब्द है। यह है जल और नीर, तो बच्चों जल और नीर का समान अर्थ वाला शब्द है पानी, तो पानी का पर्यायवाची है जल और नीर। यह है पृथ्वी और भूमि, तो बच्चों पृथ्वी और भूमि का समान अर्थ वाला शब्द है धरती और धरती का पर्यायवाची हो गया है पृथ्वी और भूमि। यह है पंकज और नीरज, और पंकज और नीरज का समान अर्थ वाला शब्द है कमल यानी कमल के ही पर्यायवाची शब्द है पंकज और नीरज। और यह है विटप और वृक्ष जो कि पेड़ के समानार्थी शब्द है यानी पेड़ का पर्यायवाची शब्द है विटप और वृक्ष। तो बच्चों आज हमने जो हमारा अध्याय है 11 अपना देश उसको पूरा किया है। अब बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।